शुरू करते हैं क्लास 11th का चैप्टर 4 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअल में है क्या? आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। प्रॉब्लम किसी भी चीज़ में हो सकती है। आपकी एक कार खराब है तो भी एक प्रॉब्लम है, आपका सिस्टम खराब है, कंप्यूटर खराब है तो भी एक प्रॉब्लम है। उसको हम किस तरीके से सीक्वेंस वाइज सॉल्व करेंगे। इस पूरे चैप्टर में फिर हमें पढ़ना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, उसको हम किस तरीके से एल्गोरिथम बना सकते हैं, एल्गो के बाद स्यूडो कोड वगैरह किस तरीके से बनाएंगे, कोडिंग कैसे करेंगे, कोडिंग के बाद टेस्टिंग एंड डिबगिंग कुछ वर्ड्स आएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। कंप्यूटर एफिशिएंसी एनहेंसिंग, एफिशिएंसी को एनहेंस करना कंप्यूटर की, मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कंप्यूटर की एफिशिएंसी को एनहेंस करना किस तरीके से हो पाएगी। यूबिक्विटस नेचर ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर हैव बिकम omnipresent in modern society, facilitating various tasks and process through their computational power and connectivity। आपको पहले से ही पता है कि ये एक यूनिक नेचर वाली चीज़ें हैं कंप्यूटर, जो कि बहुत जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बहुत जल्दी से कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, कंप्यूटेशनल पावर और कनेक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब हम इसको और एडवांसमेंट किस तरीके से करेंगे और सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, तो सेकंड टॉपिक आ जाता है सिंप्लीफाइंग टास्क। अगर कोई टास्क मिला हुआ है तो कंप्यूटर किस तरीके से सिंपल कर देता है टास्क को। लेकिन उसके पहले जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारा चैप्टर का नाम ही है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को सिंपल कैसे बनाना है, उस प्रॉब्लम को सिंपल बनाना अगर हमने सीख लिया तो कंप्यूटर से उसको सिंपल तरीके से हम कराना सीख जाएंगे। वन सिग्निफिकेंट एग्जांपल इज ऑनलाइन बुकिंग ऑफ द ट्रेन टिकट, ट्रेन की टिकट जब बनती है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, सभी को पता है। इंडियन रेलवेज की बात हो चाहे तो पूरे कंट्री की रेलवेज की बात हो, सभी में क्या होता है कि ट्रेन की टिकट एक बिग टास्क कहलाता है। वेयर कंप्यूटर स्ट्रीमलाइन द रिजर्वेशन प्रोसेस मेकिंग इट मोर कन्वीनियंट एंड एक्सेसिबल। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जा सकता है टास्क को, ये हम देखेंगे। एनहेंस्ड एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी है कंप्यूटर की, एफिशिएंसी है रेलवे रिजर्वेशंस की, कंप्यूटर्स के द्वारा रेलवे रिजर्वेशंस की, उसको हम एफिशिएंटली करना चाहेंगे, एनहेंस्ड वे में करना चाहेंगे, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेलवे रिजर्वेशन, मल्टीपल एस्पेक्ट इन्वॉल्व, कई तरीके के एस्पेक्ट होते हैं। सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, ट्रेन नंबर क्या है, डेट किस डेट में जाना है, किस कोटा में जाना है, किस रूट पर जाना है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। फिर एज, एज में सीनियर सिटीजन कब है, नॉर्मल कब है, लेडीज़ कोच कहाँ है, लेडीज़ बर्थ कहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ें मल्टीपल एस्पेक्ट होते हैं एक रेलवे रिजर्वेशन में। तो इसको मैनेज करना, इसको देखना, इसको समझना, बर्थ टाइप, सीट अवेलेबिलिटी, यूजर प्रेफरेंसेस मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ये एक एग्जांपल हुआ एक ट्रेन का। बाद में एक एग्जांपल मैं आपको कार का भी लूंगा कि कार अगर खराब हो गई, दैट इज योर प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम का सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि कहाँ खराब हुई, क्या खराब हुई, कहाँ से नॉइस आ रहा है, फिर विजन वाइज देखेंगे चीजें, आगे हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं। कंप्यूटराइजेशन एंड ऑटोमेशन, ये आपका कंप्यूटर है, इसको आपको ऑटोमेशन, कुछ टास्क को ऑटोमेशन में लाना है, ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटेड हो, तो कंप्यूटराइजेशन एंड ऑटोमेशन, सिंप्लीफाइड प्रोसेस एंड एफिशिएंट ऑटोमेशन। Automation powered by computers simplifies ticket booking, seat allotment, and other reservation functionality, leading to optimized operations and improved user experiences। तो ये ऑटोमेशन हो गया आपको कि कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटराइजेशन से आपको किस तरीके से ऑटोमेटेड किया जाए ताकि प्रॉब्लम सिंपल हो जाए। एफिशिएंट ऑटोमेशन, computers play a crucial role in automation, automating routine tasks in railway reservations, reducing manual intervention and speeding up the process.
पहले क्या होता था, टिकट बनती थी मैनुअल तरीके से। मैनुअल तरीका का मतलब कि हाथ से, हाथ से बनेगी, इस ट्रेन में, इस डेट में, इस तरीके से, इस रूट में, इस क्लास में, इस बर्थ पर ये रिजर्वेशन होना है। तो मैनुअल प्रोसेस एक लेंदी प्रोसेस भी था, चांसेस होते थे कि ज़्यादा दिक्कत आए, तो फिर कंप्यूटर आ गए। कंप्यूटर के बाद ऑटोमेशन आ गए। ऑटोमेशन में हम ये मैनुअल वर्क को रिड्यूस किए, मैनुअल वर्क को रिड्यूस करने से इसकी एफिशिएंसी बढ़ी। तो एक तो कंप्यूटर के द्वारा, ऑटोमेशन के द्वारा रेलवे रिजर्वेशन एक बेस्ट एग्जांपल है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उसको कैसे सिंप्लीफाई किया गया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस के बारे में आ जाते हैं। अभी तक हमने ट्रेन के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, फिर हम कार का भी एक एग्जांपल लेंगे, फिर हम सॉफ्टवेयर्स का एग्जांपल लेंगे, इस तरीके से वन बाय वन चलते हैं। तो क्रिटिकल क्रिटिकल स्किल्स फॉर स्टूडेंट, क्रिटिकल स्किल्स जो भी है स्टूडेंट्स का, वो अपन देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फंडामेंटल competency for computer science students, enabling them to analyze complex issues, जो भी इसके complex issues हैं उसको solve करना, devise effective solutions and implement innovative tech strategies। तो critical skills for student, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, आपको कॉम्प्लेक्स इश्यूज के लिए, कॉम्प्लेक्स इश्यूज जो भी आए हैं उसको एनालाइज करना, मतलब एनालाइज आपका चीजें हो गया। देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, उसको समझना, उसको एनालाइज करना, ये सेकंड स्टेप हो गए। रोल ऑफ प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस in computer science, precise and logically structured instructions are pivotal for executing problem solving algorithm accurately and efficiently, emphasizing the importance of cohesive coding practice। मतलब क्या हो गया कि रोल ऑफ प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर साइंस ये लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शंस बनाएगा या हम बनाएंगे एक प्रॉब्लम को एनालाइज करते समय, किस चीज़ की प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिदम बनेगी सबसे पहले। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप्स आ जाता है एल्गो बनाना। एल्गो मतलब एक तरीके का सॉल्यूशन हो गया, जो एक आपका स्ट्रक्चर्ड वे में सॉल्यूशन हो गया जिसमें पूरी चीज़ लिखी हुई है। इट इज़ नॉट द कोडिंग, कोडिंग नहीं होता है, कोडिंग और एल्गोरिदम अलग-अलग होता है। एल्गोरिदम मीन्स आपका एक, जैसे आपने पढ़ा होगा फ्लो चार्ट भी होता है कुछ चीज़, स्यूडो कोड भी होता है जो कि अभी चैप्टर में आएगा अभी, और एक एल्गोरिथम होता है। तीनों चीज़ अलग-अलग होते हैं। तीनों चीज़ सॉल्यूशन के ही तरीके हैं। हम आगे बढ़ते हैं। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब क्या है कि एक छोटी-सी प्रॉब्लम है या बड़ी प्रॉब्लम है, सॉल्व करने में टाइम लगता है। बड़ी प्रॉब्लम होगा तो हो सकता है स्टाफ भी ज़्यादा लगे, स्टाफ ज़्यादा लगेगा मतलब टीम होगी मतलब टीम वर्क होगा। टीम वर्क होगा मतलब कोलैबोरेटिव होगी। कोलैबोरेटिव तब होगी जब बड़ी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का हमको यूज करना पड़ेगा। तो सॉल्विंग कंप्यूटेशनल challenges often require teamwork and collaboration, where individual combines their problem solving skills and technical expertise to tackle intricate issues collectively उसको सॉल्व करना पड़ेगा। घुमा फिरा कर बातें वही चीज आएंगी आपकी जो टॉपिक में है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। पहले क्या है, वही मैंने पहला स्टेप बता दिया कि डिफाइन स्टेप फॉर सॉल्यूशन। पहले प्रॉब्लम समझना, फिर डिफाइन स्टेप्स फॉर सॉल्यूशन। डिफाइन स्टेप्स फॉर सॉल्यूशन मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि पहले प्रॉब्लम समझना ही आधा सॉल्यूशन का तरीका होता है। यहाँ से आप कोई भी लेक्चर नहीं छोड़ना, नहीं तो चीज़ें समझ में आना मुश्किल हो जाएगी। और सीक्वेंशली देखते जाइए, आपको पूरा का पूरा क्लास 11th का इश्यूज पूरे सॉल्व हो जाएंगे, पाइथन भी। The problem solving process in computer science typically involve accurately defining the issue, accurately defining the issue, problem को समझना, define करना है issues को, फिर designing an algorithm, फिर उसका algo बनाना, उसके बाद implementing program using specific programming language, जो भी आपको programming language आती है उससे आपने इसका solution निकालना to address the problem effectively, ये उस problem को effectively समझने के लिए, उस problem को effectively solve करने के लिए। तो इसके बाद आ जाते हैं हम समरी। डिफाइन समझना, डिजाइन, एल्गो, इम्प्लीमेंट, कोडिंग।
इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे कि एक प्रॉब्लम को डिफाइन करना, एक प्रॉब्लम को समझना, एक प्रॉब्लम को एनालाइज़ करना, फिर उसके बारे में उसका एल्गो बनाना मतलब उसके सॉल्यूशन का डिज़ाइन करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करेंगे। स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये पूरा स्टेप्स आ ही जाते हैं। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ एक कार का। देखो ये इतनी टफ चीज़ नहीं है जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इससे रिलेट होकर आगे जो आएँगी वो टफ होती जाएँगी। इसीलिए इसको मैं एक सेकंड एग्ज़ाम्पल के साथ भी आपको समझाना चाहता हूँ जो कि कार का एग्ज़ाम्पल लिया है। ठीक है? कि कार है या कोई भी आपका मोटर व्हीकल है या टू व्हीलर है या जीवन में कोई भी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम आती है। मैं एक कार का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि कार कुछ खराब हो गई। कार खराब हो गई तो मतलब कुछ नॉइस आ रही होगी हो सकता है या तो कहीं पर दिख रहा है कि खराब हो गई। तो चलिए एक नॉइस आ रही है, अभी हमको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ पर कार खराब हुई है, क्या खराब हुआ है, तो एक नॉइस आ रहा है। तो नॉइस आ रहा है तो आप सबसे पहले लिसन करेंगे, सुनेंगे केयरफुली। केयरफुली आपने सुना तो आपको पता चला कि इसके टायर से आ रही है आवाज़, हो सकता है इंजन से आ रही हो सकता है सीट बेल्ट से आ रही हो सकता है कुछ भी है। वो आपको सबसे पहले सुनना पड़ेगा। सुनने के बाद आपको विज़ुअलाइज़ करना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा भाई इंजन से आ रही है तो इंजन को सुधारना पड़ेगा या सुधरवाना पड़ेगा। ठीक है? अभी दोनों चीज़ों में आएँगे जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है उसमें कि विज़ुअल इंस्पेक्शन अगर हमने देखा कि इंजन से प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप खुद अच्छे हो, इंजीनियर हो, अच्छे इंजीनियर हो या तो उसी फ़ील्ड में आप काम करते हैं, तो आप उसको सुधार लेंगे। लेकिन अगर बड़ी प्रॉब्लम है जो कि उस टाइम नहीं सुधर सकती या तो आपको पता है सॉल्यूशन लेकिन पार्ट नहीं है, हो सकता है आपको सॉल्यूशन भी नहीं पता हो, आपने प्रॉब्लम को एनालाइज़ कर लिया कि यहाँ पर ये दिक्कत हो सकती है, तो आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएँगे। एक्सपर्ट अगर छोटी प्रॉब्लम होगी तो एक एक्सपर्ट से काम चल जाएगा, अगर छोटी प्रॉब्लम नहीं होगी तो कई एक्सपर्ट्स लगेंगे, एक्सपर्ट्स की टीम लगेगी। मतलब यहाँ कोलैबोरेटिव चीज़ें आ जाएँगी जो मैंने अभी 5 मिनट पहले बताया कि कोलैबोरेटिव टीम वर्क के द्वारा होगा। अब चीज़ सुधर गई। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि एक एक्सपर्ट आया, सुधार दिया। नहीं तो मल्टीपल एक्सपर्ट आए, सुधार दिए। या तो टीम वर्क से सुधार दिया गया या तो आपका जो भी जहाँ पर भी सर्विस सेंटर है, सर्विस सेंटर में गई और सुधर गई। अब सुधरने के बाद वो भी एक बार टेस्ट करेंगे, टेस्ट ड्राइव करके कर सकते हैं, इंजन को चालू करके कर सकते हैं, इंजन में इंजन ऑयल डाल के किया जा सकता है, तो वो टेस्ट डिफरेंट कंडीशंस में करेंगे। अच्छी रोड पर चलाकर देखेंगे कार, खराब रोड पर चलाकर देखेंगे, टायर में दिक्कत तो और नहीं आ रही है, किसी भी कंडीशंस में वो दिक्कत तो नहीं आ रही है। अभी एक चीज़ और मैं बताता हूँ इसी के साथ-साथ, हालाँकि इस चैप्टर में आगे भी आएगा। अब ये टेस्टिंग कर रहे हैं तो पहली चीज़ ये टेस्ट कर रहे हैं कि इसके टायर सही हैं? टायर सही हैं। ठीक है, इंजन सही है? इंजन सही है और सीट बेल्ट सही है? सीट बेल्ट भी सही ही है। इस तरीके से चीज़ें किया, अलग-अलग टेस्ट किया और अलग-अलग टेस्ट सक्सेसफुल हुआ। बट अगर इसको तीनों को कंबाइन करके टेस्ट किया, तो हो सकता है कहीं से नॉइज़ आ रही हो कनेक्शन में, इस तरीके से वायर कनेक्शन में या इंजन से या किसी भी तरीके से। तो ये जो अलग-अलग इसी तरीके से कंप्यूटर में हो जाएगा, अलग-अलग अगर आपने टेस्ट किया तो इसे हम बोल देंगे यूनिट टेस्टिंग। अगर आपने कंबाइंड करके किया तो आ जाएगा इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आएँगी तो टेस्ट डिफरेंट कंडीशन और टेस्ट डिफरेंट कंडीशन में करने के बाद वो बता देगा कि सही हो गया है या अब नॉइज़ नहीं आएगी या नॉइज़ सुधारने में आपको 5-7 दिन लगेगा। जो भी है, जैसा भी है वो बता देगा। ये किसकी मदद से हमने किया? एक प्रोफ़ेशनल हेल्प सीकर, मतलब हमने देखा कि ये कार का एग्ज़ाम्पल है तो देखिए कार भी आ गई। तो सीकिंग प्रोफ़ेशनल हेल्प, हमने हेल्प ले लिया, किसकी? एक्सपर्ट की, एक्सपर्ट से हमने ये सुधरवा लिया। ये मैंने पूरे लेक्चर में बता ही दिया कि ये जैसे कि आपकी कार है, मैकेनिक आया, एक सिंपल मैकेनिक आया, मैकेनिक ने एनालाइज़ किया, खुद सॉल्व कर पाया, रिपेयर कर पाया, डायग्नोज़ करने के बाद या तो उसको पूरी टीम वर्क लगानी पड़ी। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग,
प्रॉब्लम जो होती है वो बड़ी भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी तो टीम वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सपर्ट ज़्यादा लगेंगे, एनालाइज़ करने में टाइम लगेगा, क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी और इसकी स्ट्रैटेजी लगेगी। सिंपल प्रॉब्लम अगर हुई तो क्लियर कट उसके सॉल्यूशन होंगे दैट आर ईज़ी टू इम्प्लीमेंट, दे कैन बी रिज़ॉल्व्ड विद बेसिक ट्रबल शूटिंग मेथड्स। अब आ जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड प्रॉब्लम में। कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो वही देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट स्टेप तो आपको पता ही है कि प्रॉब्लम, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन द कंप्यूटर? वो आप देखेंगे। सेकंड स्टेप इज़ टू एनालाइज़ द प्रॉब्लम। एनालिसिस इज़ रिक्वायर्ड इन द सेकंड स्टेप। Understanding the problem statement thoroughly is crucial in computer based problem solving. Understand the problem. This is the first step thoroughly in crucial computer based problem solving. Identifying keys, component and functionality is essential. फिर उसके बाद सेकंड स्टेप इज डेवलपिंग एन एल्गोरिथम टू डेवलप द एल्गोरिथम, creating a structured algorithm solution before coding help in optimizing the problem solving process. Algorithm provide a roadmap to effective problem resolution. मतलब सेकंड आपका हो गया एल्गोरिथम। Third, implement the solution. How to implement the solution? By coding the algorithm. तो एल्गो जो बना था उसको कोडिंग में उसने कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया? किसी एक लैंग्वेज से। लैंग्वेज क्या हो सकता है? हाई लेवल लैंग्वेज भी हो सकती है। आजकल जो यूज हो रही है, हम लोग पाइथन पढ़ेंगे तो पाइथन ही मान लेते हैं अगर हम, नहीं तो पाइथन, जावा, डॉट नेट के कई तरीके की लैंग्वेजेस हैं। अब जब ये कोडिंग कर दिया, सॉल्यूशन मिल गया, इम्प्लीमेंट करने से पहले क्या करेंगे? जो अभी मैंने बताया, टेस्टिंग। तो टेस्टिंग में क्या करेंगे? टेस्टिंग एंड डिबगिंग। एक वर्ड आया अभी, डिबगिंग। हो सकता है किसी को पता हो सकता है नहीं पता हो, तो मैं बता देता हूँ। तो टेस्टिंग मैंने अभी बताया थोड़ा सा कि यूनिट टेस्टिंग के बारे में, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग के बारे में। लेकिन अगर कुछ टेस्टिंग करते समय कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अब कोडिंग तो हो सकता है 1000 लाइन की हो, 100 लाइन की हो, 10 लाइन की हो, किस लाइन पर दिक्कत आ रही है, तो वो डिबगिंग से पता चलता है। मतलब फर्स्ट स्टेप अच्छा है, सही है, चला है। सेकंड स्टेप सही है, थर्ड स्टेप में कुछ सिंटैक्स एरर है, या थर्ड स्टेप में आपका कुछ लॉजिकल एरर है, यहाँ लॉजिक काम नहीं किया इसलिए आउटपुट सही नहीं आया। तो यहाँ पर डिबगिंग में देखेगा यहाँ आउटपुट कितना आना चाहिए जो कि नहीं आ रहा है। अगर सही कर दिए यहाँ पर तो फिर नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में देखेगा यहाँ सॉल्यूशन सही है, सही है। तो लाइन वाइज लाइन डिबगिंग होती है और मॉड्यूल बाय मॉड्यूल भी होता है। तो इस तरीके से आप किसी कंप्यूटर में प्रॉब्लम अगर आती है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आती है, चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। एनालाइज द प्रॉब्लम थॉरोली, वही चीज़ें हैं। डेवलपिंग द एल्गो, मतलब क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा। 3 स्टेप्स आ रहे हैं, एनालाइज, डेवलपिंग और आपका इम्प्लीमेंटेशन। दैट्स इट। एल्गोरिथम डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग अब हम पढ़ेंगे इसके बाद। अंडरस्टैंडिंग द कोडिंग प्रोसेस, कोडिंग फाइनलाइज्ड एल्गोरिथम। अब एल्गो तक हम पहुंच चुके हैं, कोडिंग कर चुके हैं, टेस्टिंग डिबगिंग हो चुकी है। अब हम इसको कोडिंग प्रोसेस को, मतलब थर्ड स्टेप जो हो रहा है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। The coding process involves converting the algorithm into a format understandable by the computer to generate the desired solution using high level programming language। जो पाइथन है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या होता है आगे आएगा। मतलब अभी के लिए आप ये मान लो कि वो जो पाइथन में कोडिंग होती है वो चीज़ कंप्यूटर समझ लेता है और पाइथन हम समझ लेते हैं। जो हम लैंग्वेज समझ लिए वो हाई लेवल लैंग्वेज है, जो समझने में आसानी हुई वो हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, जो एक नॉर्मल पर्सन समझ लिया वो हाई लेवल लैंग्वेज है, जो कि कंप्यूटर भी जान रहा है। दैट इज नॉट इंग्लिश। इंग्लिश नहीं, लैंग्वेज की बात हो रही है। तो वो पाइथन आपका एग्जाम्पल हो गया, जावा आपका एग्जाम्पल हो गया। अगर कोई एग्जाम्पल बोलता है कि हाई लेवल लैंग्वेज का, देन इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अब ये कोडिंग हो गई, एल्गो लिख दिए, सब कुछ हो गया, 100 लाइन की हो गया, एक जनरल पब्लिक तो नहीं समझ पाएगी भाई। तो या तो अगर आप उस कंपनी से चले गए, आपने कोडिंग लिखा था, आप उस कंपनी से चले गए,
जाने के बाद अब कोई नया बंदा आया, वो कैसे समझेगा कि किस चीज़ की कोडिंग है? या तो वो पूरी कोडिंग पढ़ेगा 1000 लाइन की, या तो ऊपर एक लाइन लिखी होगी, दिस प्रोग्राम इज़ फॉर जनरेटिंग अ कार मॉडल, ठीक है? जनरेटिंग ओएस, ठीक है? तो वो समझ जाएगा कि ओएस से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये कोडिंग जो लिखी है ओएस में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ होगा। देन कोडिंग पूरा का पूरा तो ये डॉक्यूमेंटेशन हो गया, लेकिन हर लाइन, हर मॉड्यूल का भी छोटा-छोटा डॉक्यूमेंट किया जाता है। अब वो इसके अंदर आएगा, देखेगा 1000 लाइन की है, 100 लाइन पहले किस लिए लिखी गई है, दूसरा फंक्शन किस लिए लिखा हुआ है, तीसरा मॉड्यूल किस लिए लिखा हुआ है, तो उसका भी वो डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है, ताकि उसको सुधारने में टाइम ना लगे। रिकॉर्डिंग कोडिंग डिटेल्स। Recording coding details is essential for tracking the steps followed, documenting the solution and ensuring efficient program modification or addition in future. कि अगर मॉडिफिकेशन हो रहा है या एडिशन हो रहा है उस प्रोग्राम में, कुछ भी दूसरा एम्प्लॉय आया तो उसको इजीली हो सकता है। टेस्टिंग डिबगिंग अभी हमने पढ़ ही लिया, ठीक है, कि टेस्टिंग मेथड क्या क्या चीज़ें हैं। यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, तो कई तरीके की टेस्टिंग होती है। यूनिट टेस्टिंग, एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, एक मॉड्यूल है, अलग-अलग टेस्टिंग अगर कर रहे हैं, ये यूनिट टेस्टिंग हो गया। समझने के लिए यू अभी मैं लिख लेता हूँ, ठीक है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब यहाँ प्लस, प्लस कर देता हूँ मैं। इन सब को मिलाकर अगर टेस्टिंग किया गया, वो सही चल रहा है या नहीं। कई तरीके की रिग्रेस टेस्टिंग भी होती है, काफ़ी तरीके की टेस्टिंग होती है। ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है। सिस्टम टेस्टिंग, अब इस प्रोग्राम को हमने अपने पीसी में चलाया, अपने लैपटॉप में चलाया, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाया, किस-किस चीज़ों में चलाया, सभी में सक्सेसफुली रन हुआ, तो वो सिस्टम टेस्टिंग भी हो गया। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूज़र एक्सेप्ट करता है, जिसने भी ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बोला था, उसने अपने तरीके से टेस्टिंग किया, अपने प्लेटफ़ॉर्म पर टेस्टिंग किया, तो वो हो गया एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, मतलब ये आप मान सकते हैं, ठीक है? डिटेल्स इसके बारे में अभी नहीं है, इंजीनियरिंग में भी आएगा और बाद में लाइफ में भी आएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग, क्या इम्पोर्टेंस है भाई टेस्टिंग का? टेस्टिंग कर रहे, फेल हो गई, मतलब आपने प्रोग्राम सही नहीं लिखा। 2+2 का आपने प्रोग्राम लिखा और 2+2 इज इक्वल टू 6 आ रहा है, तो किस बात की टेस्टिंग? आपने 2 नंबर का सम लिखा और 2 नंबर का सम अगर सही नहीं आ रहा है, तो किस बात की टेस्टिंग? हो सकता है 2 नंबर का सम सही आ रहा हो, 2+2 इज इक्वल टू 4 आ रहा हो, लेकिन अगर मैंने लिखा a+2, तो कंप्यूटर चकरा जाएगा कि क्या करना है भाई। तो जो भी यूज़र्स का मीट है, जो भी यूज़र को चाहिए, वो चीज़ें मिल जाएँ, इस कारण से टेस्टिंग की जाती है। मीट यूज़र रिक्वायरमेंट, रिस्पॉन्ड विदिन एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम एंड जनरेट्स एक्यूरेट आउटपुट फॉर वेरियस इनपुट इम्प्रूविंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी। इसके बाद हम लोग एलसीएम, जीसीडी, ये सब 11th का ही टॉपिक है, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर में।